हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से आउट की गई है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है। वहां से कुछ पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स अनाउंसमेंट सेक्शन में फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ JRF RA-RS के लिए है। व्यू पर क्लिक करेंगे एंड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएगी। ये मैंने फाइल को डाउनलोड कर लिया है, 12 पेज की ये फाइल है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी है। सबसे पहले हम इस वैकेंसी नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर NRSC RMT 1 2022 दिया गया है एंड डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट है JRF 1 के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 12 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ME या MTech मांगा गया है रिमोट सेंसिंग में या GIS में या रिमोट सेंसिंग एंड GIS में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या जियोमैटिक्स में या जियो स्पेटाइल टेक्नोलॉजी में या सेप्टाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। साथ में आपके पास BE या BTech होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में या MSc एग्रीकल्चर में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट के लिए, जो शॉर्ट में RS बोलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 है। एलिजिबिलिटी में ME MTech इन रिमोट सेंसिंग में, GIS में या रिमोट सेंसिंग एंड GIS में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या जियोमैटिक्स में या जियो सेप्टाइल टेक्नोलॉजी में या सेप्टाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मांगा गया है। रिसर्च साइंटिस्ट में ME MTech इसी ब्रांच में मांगा गया है जो मैंने पहले ही बोला है, यानी रिमोट सेंसिंग में, GIS में, रिमोट सेंसिंग एंड GIS में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, जियोमैटिक्स में, जियो सेप्टाइल टेक्नोलॉजी में या सेप्टाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पे आपके सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं रिसर्च साइंटिस्ट सीरियल नंबर 2 में आपकी BE या BTech मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपका BE या BTech होना चाहिए। एंड सीरियल नंबर 3 में आपके नंबर ऑफ वैकेंसी RS के लिए 7 है। यहाँ पर सेम आपकी ME MTech मांगा गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ओनली आपके ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट चेंज है। यहाँ पे BE या BTech सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में या MSc इन एग्रीकल्चर में या इन्वायरमेंटल साइंस में मांगा गया है। एंड नेक्स्ट सीरियल नंबर 4 में RS का ही है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ME या MTech रिमोट सेंसिंग एंड GIS में या GIS जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या जियोमैटिक्स में, स्पेटाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में कैंडिडेट का BSc इन एग्रीकल्चर में मांगा गया है जो कि 4 इयर्स का होना चाहिए, या MSc इन एग्रीकल्चर या इन्वायरमेंटल साइंस में आप मांगा गया है। RS में ही है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर ME या MTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मांगा गया है या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए। RS की वैकेंसी है। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। एलिजिबिलिटी ME या MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मांगा गया है। साथ ही आपका BE BTech सेम ब्रांच में होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी रिसर्च साइंटिस्ट के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है। यहाँ पर MSc या MSc टेक या MTech इन जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में मांगा गया है। साथ ही आपकी BSc जियोलॉजी में मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट भी आपका RS के लिए ही है।
नेक्स्ट पोस्ट आरएस के लिए ही है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 8 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमई या एमटेक डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है, साथ ही स्पेशलाइजेशन मांगा गया है वाटर रिसोर्सेस में, हाइड्रोलॉजी में या हाइड्रोलिक्स में या इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में, साथ ही आपका बीई या बीटेक सिविल में होना चाहिए, या अगर आपके पास इंटीग्रेटेड एमई या एमटेक डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में आपके पास स्पेशलाइजेशन है वाटर रिसोर्सेस में, हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोलिक्स में, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी आरएस के लिए ही है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 2 है। एलिजिबिलिटी एमई एमटेक एमएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मांगा गया है, साथ ही आपका स्पेशलाइजेशन भी मांगा गया है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में, साथ ही आपका बी या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या अगर आपके पास इंटीग्रेटेड एमई या एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में है, साथ में स्पेशलाइजेशन इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट में है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आरए के लिए, जिसे शॉर्ट में रिसर्च असिस्टेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली यहाँ पर 2 है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पीएचडी इन बॉटनी में, इकोलॉजी में या फॉरेस्ट्री में, एनवायरमेंटल साइंस में या वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में मांगा गया है, साथ ही आपका एमएससी एंड बीएससी संबंधित सब्जेक्ट में होना चाहिए। आइए रेम्युनरेशन देख लेते हैं। टोटल एम्यूलमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स क्या मिलने वाली है। जेआरएफ के लिए यहाँ पर 31,000 पर मंथ मिलेगी, साथ ही अगर आप 2 साल के बाद एसआरएफ होते हैं तो आपको 35,000 पर मंथ यहाँ पर रेम्युनरेशन मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर टीए, एचआरए, फेलोशिप अमाउंट इत्यादि भी यहाँ पर मिलेगा। एंड आरएस यानी रिसर्च साइंटिस्ट के लिए यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी मिलेगी, जो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से होगी। साथ ही यहाँ पर डीए, एचआरए ये सब भी एप्लीकेबल होगा। रिसर्च एसोसिएट के लिए आपको यहाँ पर 47,000 पर मंथ यहाँ पर आपको टोटल एम्बुलेंस मिलने वाला है। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर में 49,000, उसके बाद आपको 54,000 अलग अलग दिया जाएगा, जो कि 2nd एंड 3rd ईयर में रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कम से कम सभी में आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मास्टर में या आपके अंडर ग्रेजुएट में सभी में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट देख लेते हैं। जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी के लिए 31 ईयर है, एससी एसटी के लिए 33 ईयर आपकी जेआरएफ में एज मांगी गई है। आरएस के लिए 1 to 8 सीरियल नंबर तक आपके मैक्सिमम 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड आरए के लिए रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर 35 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के केस में। ओबीसी एंड एससी एसटी है तो 38 ईयर है ओबीसी के लिए, एससी एसटी है तो 40 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है यहाँ पर, जो कि 25 अप्रैल से लेकर के 8 मई 2022 के बीच में फॉर्म को फिल किया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इंटरव्यू के बेस पर रहने वाला है। हालांकि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एआरएससी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को भी करा सकती है एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आइए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा एंड यहाँ पर ही आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का एक लिंक दिया गया है। एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले न्यू यूज़र पे जाना होगा। न्यू यूज़र के लिए आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ओटीपी इत्यादि डालना है। देन आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। देन ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ओटीपी करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।